मुंबई का एक इलाका वसई, उसी वसई में वीगांव नाम का एक बीच था। उसी बीच पर 26 जुलाई 2021 को कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी नजर पास में पड़े हुए एक ट्रॉली बैग पर जाती है। वो लोग ट्रॉली बैग के नजदीक जाते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रॉली बैग के नजदीक जाते हैं तो उनको उस ट्रॉली बैग में से किसी अंदाज की गंदी सी बदबू आना शुरू हो जाती है। अब उन लोगों को लगा कि हम इस ट्रॉली बैग को टच ना करके सबसे पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, उस बैग को टटोलने की कोशिश करती है। जैसे ही बैग को टटोल कर खोला जाता है तो पुलिस वाले पूरी तरह से बदबू से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी और उसके अंदर एक हेडलेस बॉडी पड़ी हुई थी, यानी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उस बॉडी को देखकर पुलिस वाले पहचान गए कि ये एक महिला की डेड बॉडी है, लेकिन वो किस महिला की है इस बात को पहचानना पूरी तरह से मुश्किल था, क्योंकि उसका सर नहीं था। उसके सर को धड़ से अलग करके कहीं और फेंका हुआ था। इस बैग में उसका सर नहीं था। अब पुलिस वाले सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। पोस्टमार्टम के बाद इस बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया जाता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के द्वारा फ्यूचर में इसके बारे में पता करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि ये डेड बॉडी किसकी है और इसके साथ गलत काम को करने वाला वो व्यक्ति कौन था जिसने इसकी ऐसी कंडीशन करी है। इसीलिए पुलिस वाले डीएनए टेस्ट भी करा लेते हैं। आसपास के जितने भी थाने थे, हर थाने में खबर पहुंचा दी जाती है और थानों के पुलिस वालों से पूछने की कोशिश होती है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर किसी भी लड़की के मिसिंग रिपोर्ट यानी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है क्या। लेकिन किसी भी थाने से पुलिस वालों को सही मोटिव नहीं मिलता, यानी पुलिस वालों के पास कोई भी खबर नहीं आती कि हाँ हमारे यहाँ से एक लड़की मिसिंग है। इस अंदाज में पुलिस वालों को कोई भी नहीं बताता। पूरे 13 महीने बीत जाते हैं। इससे पहले पुलिस वालों ने कई सारे फोटोग्राफ इस बैग के लिए, उस डेड बॉडी के लिए और मुंबई के कई सारे इलाकों में उन फोटोग्राफ को अखबार के माध्यम से या फिर पोस्टरों के माध्यम से चारों तरफ चिपकवाया भी था। लेकिन पूरे 13 महीने बीत जाते हैं, अभी तक पुलिस वालों के पास किसी भी अंदाज में कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर दिन आता है 29 अगस्त 2022 का। जावेद अली नाम का एक व्यक्ति कर्नाटक के बेलगांव से मुंब्रा थाने में पहुंचता है और वहां जाकर पुलिस वालों को बताता है कि उसकी एक भतीजी जिसका नाम है सानिया शेख, उसने अपनी भतीजी से पिछली 8 जुलाई 2021 को तो बात करी थी, लेकिन उसके बाद में उसकी भतीजी से उसकी कोई भी बात नहीं हुई। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसकी भतीजी के जो माता पिता थे वो उसके बचपन में मर गए थे, लेकिन खुद मैंने अपने हाथों से अपनी भतीजी की शादी मुंबई के ही नाला सुपारा में आसिफ शेख नाम के एक व्यक्ति से करी थी। वो वहीं पर अपने परिवार के साथ में रहा करता था। परिवार में उसके माता पिता थे और भाई भी था। और जावेद अली पुलिस वालों को आगे इतना भी बताता है कि वो उसके घर आकर कंफर्म करना चाहता था कि सानिया शेख को क्या हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए, लॉकडाउन की वजह से वो वहां पर नहीं आ पाता। बस इसीलिए कैसे भी करके कभी वो आसिफ को फोन किया करता था जो सानिया का हस्बैंड है, कभी उसके ससुर को, तो फिर कभी सानिया शेख की सास को भी फोन किया करता था। बाद में आसिफ की माँ से बात हो जाती है। आसिफ की माँ उसको एड्रेस भी बता देती है, क्योंकि उन्होंने अपना मुंबई का नाला सुपारा वाला मकान बेचकर किसी और दूसरी जगह पर वो लोग शिफ्ट हो गए थे। जावेद अली कैसे भी करके उनके दूसरे वाले घर पर जाता है, लेकिन वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो आसिफ की माँ ने उसको घर में एंट्री देने से मना कर दिया। लेकिन उसकी नजर सानिया शेख की 4-5 साल की छोटी सी बेटी जिसका नाम था अमायरा, उस पर पड़ जाती है। वो देख लेता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है, यानी सानिया शेख की बेटी तो यहाँ पर है, लेकिन सानिया शेख उसे कहीं भी नजर नहीं आती। कैसे भी करके वो आसिफ शेख से मिलता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि सानिया शेख कहाँ है। तो आसिफ उसे बताता है कि सानिया शेख तो यहाँ से पिछले साल ही चली गई। वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसने एक लेटर भी लिख कर दिया है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, और ये सानिया शेख ने लिखा है। आसिफ ने जावेद अली को ये लेटर दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जावेद अली को अपनी भतीजी पर पूरा विश्वास था। आसिफ शेख की इस कहानी पर जावेद अली को विश्वास नहीं होता। बस इसीलिए वो मुंब्रा थाने में पहुंच जाता है। सानिया शेख के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन मुंब्रा थाने की पुलिस जावेद अली को बोलती है कि जब तुम्हारी बेटी गायब हुई थी उस टाइम पर वो लोग नाला सुपारा में रहा करते थे, इसीलिए तुम्हें जाकर नाला सुपारा में ही रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। जैसे ही वो नाला सुपारा में जाता है तो वहां की पुलिस उसको बैग की तस्वीरें दिखाती है और साथ ही साथ में सानिया शेख की भी उस बैग में से एक तस्वीर निकली थी, कुछ कपड़े भी निकले थे। जैसे ही वो तस्वीर जावेद अली को दिखाई जाती है तो जावेद अली अपनी बेटी को पहचान लेता है। अब जावेद अली के बताने के हिसाब से
वहां की पुलिस आसिफ शेख से पुलिस वालों से मिलने के लिए बोलती है। आसिफ शेख अपने पिता के साथ वहां पर आता है और पुलिस वालों से वही सारी बातें बताता है कि किस तरह से सानिया शेख ने उसे लेटर लिख कर दिया है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। पुलिस वाले उसकी इस बात को सुनकर उसे वहां से जाने देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। यानी अब पुलिस वालों को आसिफ शेख पर शक होने लगा था। पुलिस वालों को लगा था कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। अब पुलिस वालों ने उस राइटिंग को एनालाइज करवाया, उसकी राइटिंग को मिलवाया, तो पता चला कि वो राइटिंग तो खुद आसिफ शेख की ही थी। यानी वो सानिया शेख की राइटिंग थी ही नहीं। वो कैसे भी करके पुलिस वालों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से उसने सानिया शेख के चाचा जावेद अली को पागल बनाया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करा लिया था। डीएनए टेस्ट का मैच कराया जाता है अमायरा से, जो सानिया शेख की बेटी थी। उसके बाद में वही डीएनए का टेस्ट कराया जाता है आसिफ शेख से, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है। अब पुलिस वालों के सामने आसिफ की पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। अब पुलिस वालों ने उसे सख्ती का अंदाज अपनाया और उसे जानने की कोशिश करी कि अब तुम अपने आप बता दो कि सानिया शेख कहाँ है और सानिया शेख कौन है। अगर यही डेड बॉडी है सानिया शेख की, तो फिर उसका ये हाल क्यों, किसने, कैसे करा। उसके बाद में दोस्तों आसिफ शेख ने एक कहानी सुनाई। आसिफ ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को सानिया और उसके बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि आसिफ ने सानिया को पीटना शुरू कर दिया। सानिया को लात घूंसों से वो मारता रहा और पास में ही एक टब रखा हुआ था, टब में पानी था। फिर उसने सानिया के चेहरे को उस पानी में डुबो दिया। उस पानी में डुबोने के बाद सानिया बेहोश हो जाती है। आप जरा सोचकर देखो कि जब वो अपनी वाइफ के चेहरे को पानी में डुबा रहा था तो उसकी वाइफ कितना ज्यादा तड़पी होगी, यानी सानिया शेख कितना ज्यादा तड़पी होगी। वो बेहोश हो जाती है, लेकिन आप उसके गुस्से का आलम देखो कि उसके बेहोश होने के बावजूद भी वो उसके गले को दबाता रहा, और वो उसके गले को जब तक दबाता है जब तक सानिया शेख की मौत नहीं हो जाती। यानी यूं कह लीजिए कि आसिफ ने सानिया को गला दबा दबा कर मार डाला। उसके पहले उसके चेहरे को पानी में डुबोकर उसने उसे बहुत ज्यादा तड़पाया। उसके दिमाग पर गुस्सा इस कदर था कि वो भागकर दूसरे कमरे में जाता है और उस कमरे में से एक चाकू लेकर आता है, छुरी लेकर आता है, और वो सानिया के गले को रेतना शुरू कर देता है। सानिया के गले को रेतते रेतते वो खुद बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद यहाँ पर आप जरा इमेजिन कीजिएगा कि इन लोगों ने सानिया को मारने की प्लानिंग पहले से की हुई थी। फिर आसिफ के पिता आते हैं और बाकी के बचे हुए काम को पूरा करते हैं, यानी वो सानिया के गले को सानिया के धड़ से छुरी से अलग कर देते हैं। इतने में आसिफ को भी होश आ जाता है। आसिफ उठकर भागकर दूसरे कमरे में जाता है और वहां से एक ट्रिमर लेकर आता है। आप उनकी प्लानिंग को देखिए कि किस अंदाज में उन लोगों ने प्लानिंग की हुई थी सानिया शेख को अपने रास्ते से हटाने की। वो एक ट्रिमर लेकर आता है और ट्रिमर से सानिया के घने लंबे बाल काट देता है। उसके सिर पे जो बाल थे सभी को काट देता है। कहीं ना कहीं वो इस बात को पूरा पक्का करना चाहते थे कि उसकी पहचान किसी भी अंदाज में ना हो। कैसे भी करके सानिया को मार कर ये लोग हर तरह से सबूत को मिटाना चाहते थे, और इसकी प्लानिंग इन लोगों ने पहले ही कर ली थी। इसीलिए आसिफ एक चाकू लेकर आता है। सानिया के ऊपर वाले होठ पर एक काला तिल था और उस तिल को भी काट कर फेंक देता है कि किसी भी अंदाज में अगर इसका सर भी किसी को मिलता है तो उसकी पहचान किसी भी अंदाज में ना हो। इतना सब करने के बाद अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। तो इन लोगों ने एक बाइक ली। उस बाइक पर शीट में लपेट कर सानिया के सिर को रखा गया। ये लोग मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पर चले जाते हैं, हाईवे पर चले जाते हैं, और वहां पर झाड़ियों में उसके सर को फेंक कर घर पर वापस आ जाते हैं। बारी थी उसके धड़ को ठिकाने लगाने की। धड़ को ठिकाने लगाने के लिए आसिफ ने अपने यूसुफ नाम के जीजा को कॉल करी। यूसुफ का जीजा एक कैब ड्राइवर था। वो अपनी गाड़ी को लेकर आता है। उस गाड़ी में सबसे पहले वो लोग ट्रॉली बैग में उसके धड़ को भर लेते हैं, और ट्रॉली बैग में धड़ को भरने के बाद भुईगांव नाम के बीच के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद उस ट्रॉली बैग को वहां पर फेंक कर आ जाते हैं और अपने घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सारे जिस जिस जगह पर खून के धब्बे लगे थे उन सभी धब्बों को साफ करते हैं। और उसी दिन बकरीद का भी त्योहार था। आप जरा इमेजिन कीजिएगा कि आसिफ शेख अपने रिश्तेदारों से मिलने उनके घर भी जाता है और बिल्कुल बाकायदा बकरीद के त्योहार को भी बड़े अच्छे से मनाता है। यानी मान लीजिए कि पूरे रिश्तेदारों के सामने कूल बनने की कोशिश ये पूरी भरपूर कर रहा था पूरा परिवार, क्योंकि पूरा परिवार ही उसको मारने में सम्मिलित था। पूरे परिवार के लोगों की प्लानिंग थी सानिया शेख को अपने रास्ते से हटाने की।
अब बारी थी इस बात का पता करने की कि इन लोगों ने सानिया शेख के साथ ऐसा क्यों करा, यानी अपनी ही बहू को, अपनी ही वाइफ को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे का कारण क्या था। असल में आसिफ शेख को एक बहन भी थी जिसके हस्बैंड का नाम यूसुफ था, जो कैब ड्राइवर था, गाड़ी लेकर आया था उसके धड़ को ठिकाने लगवाने में। जब उसकी शादी को काफी दिन हो जाते हैं तो उसको कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आसिफ की शादी होती है तो 1 साल के अंदर अंदर उसको अमायरा नाम की एक बेटी होती है। अब इन लोगों ने सानिया से बोलना शुरू करा कि तुम्हें अपनी इस बेटी को हमारी बहन यानी अपनी नंद को देना होगा। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिएगा कि हर इंसान अपने बच्चे को दूसरों को नहीं दे सकता। और इस पर सानिया ने बोला कि अगर तुम अपनी बहन को कोई बच्चा दिलाना चाहते हो तो तुम उसे ले जाकर किसी अनाथालय से दिला सकते हो, अनाथ आश्रम से दिला सकते हो। अब इसी बात पर ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है कैसे भी करके सानिया शेख के मर्डर की, यानी इन लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जावेद अली, सानिया शेख के चाचा ने बताया कि उसके बेलगांव में सानिया के नाम की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी। ये लोग उसे प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। उससे बोलते थे कि गांव में वापस जाओ, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर सारा पैसा लाकर हमें दे दो। ये भी टॉर्चर करने का एक कारण था। और दूसरा टॉर्चर करने का कारण था जब सानिया ने अपने बच्चे को अपनी नंद को देने को मना कर दिया था। तभी से इन लोगों के दिमाग में सानिया के प्रति चिढ़ मच गई थी और कैसे भी करके वो उससे इस बात का बदला लेना चाहते थे, यानी वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जरा इमेजिन कीजिएगा और आप मुझे सच में बताइएगा कि क्या ये कारण है किसी की भी जान लेने का? उसको अपने बच्चे पालने का हक है, वो किसी को बच्चे देती है या फिर नहीं देती है, वो उसकी अपनी ही इच्छा है या अपनी मंजूरी है। दोस्तों सानिया शेख के हस्बैंड आसिफ, उसके पिता और उसके जीजा यूसुफ, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी जेल हो जाती है। लेकिन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। जो घिनौना काम इन्होंने सानिया के साथ करा, क्या वो सही काम था? जिस अंदाज की इन लोगों ने उसको मौत दी, क्या इस मौत का कोई इस दुनिया में हकदार है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की कहानी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।